बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ज़रा सोचिए किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी कीमत आज से 10 साल पहले महज ज़ीरो हो और आज 2021 में उसकी कीमत 61 लाख पाकिस्तानी रुपए फ़ी यूनिट तक पहुंच चुकी हो। ये गैर यकीनी, अनप्रेसिडेंटेड और अनइमेजिनेबल दिखाई देता है, लेकिन आज के दिन ये एक हकीकत है और इस हकीकत का ताल्लुक़ एक डिजिटल करेंसी के साथ है जिसका नाम है बिटकॉइन। ज़रा सोचिए, हुंडा कंपनी के पास अगर फ़िज़िकली कोई कारें मौजूद ना हों तो क्या उसके मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के शेयर हो सकते हैं? या एप्पल कंपनी के पास फ़िज़िकली मोबाइल्स ना हों तो क्या उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मार्केट में शेयर्स हो सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बिटकॉइन के केस में ये एक हकीकत है, क्योंकि बिटकॉइन की कोई फ़िज़िकल शेप नहीं, लेकिन उसके मार्केट शेयर्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमतें मौजूद हैं। और इनफैक्ट बिटकॉइन उन चंद चीज़ों में शामिल है जिन्होंने कोरोना वायरस की वबा के आने के बाद सबसे बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया। और ना सिर्फ अपने इब्तदाई यूज़र्स को इसने फ़ायदा पहुंचाया, बल्कि आज मार्केट में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। वो बिटकॉइन जिसकी कीमत मार्च 2020 में महज $5,000 थी, आज उसकी कीमत $50,000 तक पहुंचने वाली है। और मार्च से लेकर अब तक इसकी कीमत में 700% तक इजाफा हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिटकॉइन के इस राइज की कहानी क्या है? आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये काम कैसे करती है? क्या बिटकॉइन आने वाले दिनों में नया गोल्ड है? बिटकॉइन के नुकसानात क्या हैं? हमेशा की तरह कुछ बेसिक्स से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 31 अक्टूबर 2008 को एक शख्स सतोशी नाकामोटो, जिसको एक ग्रुप ऑफ पीपल भी कहा जाता है, हैकर्स का ग्रुप भी कहा जाता है, या एक इंडिविजुअल भी समझा जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने पहली मर्तबा एक ऐसी डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट पेश किया जो कि मिडल मैन से आज़ाद हो, यानी उस पर किसी हुकूमत का कंट्रोल ना हो, उसको कोई बैंक कंट्रोल ना कर रहा हो, उसका कोई एक मरकज़ ना हो जो उसकी कीमत के होने या ना होने का तयन करे। आम तौर पर जो हमारी रिवायती करेंसी है इसको हुकूमतें या सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का रुपया या अमेरिका का डॉलर, दोनों ममालिक के सेंट्रल बैंक्स ही कंट्रोल करते हैं। और इनकी कीमत क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, ये भी कोई भी हुकूमत और कोई भी सेंट्रल बैंक ही तय करता है। जो भी आपके पास करेंसी नोट होता है उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है उस पर किसी भी सेंट्रल बैंक की या हुकूमत की एक स्टैंप होती है। अगर वो स्टैंप ना हो तो वो नोट एक कागज़ का टुकड़ा है, जिसका मतलब ये है कि उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में वो जो मिडल मैन का किरदार है, वो जो सेंट्रल का किरदार है, वो नहीं होता। यानी क्रिप्टो करेंसी रिवायती करेंसी के उसूलों को फॉलो नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर रिवायती करेंसी में आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ए शख्स बी शख्स को पेमेंट करेगा, लेकिन उसके लिए वो किसी बैंक को इस्तेमाल करेगा, किसी ऐसे मेथड को इस्तेमाल करेगा जिस पर हुकूमत का कंट्रोल होगा या उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो उसमें एक शख्स को डायरेक्टली पेमेंट की जाती है। यानी अगर किसी ए शख्स को किसी बी को पेमेंट करनी है तो बीच में ना तो कोई एजेंसी आएगी और ना ही कोई सेंट्रल बैंक आएगा, और डायरेक्टली पेमेंट ए से बी को मुंतकिल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और ये हुकूमतों के और बैंकों के रिवायती कवानीन से आज़ाद है।
लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट की एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए ये सोचिए कि क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ए शख्स किसी बी शख्स को पेमेंट करता है तो ए शख्स जैसे ही ट्रांजैक्शन के अमल का आगाज़ करता है तो उसके कंप्यूटर में एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जन्म लेती है जो कि फिर हज़ारों कंप्यूटर्स में चली जाती है। वो कंप्यूटर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर तमाम कंप्यूटर्स में एक ही किस्म का जवाब आएगा तो ए शख्स की रकम बी को मुंतकिल हो जाएगी, जिसका रिकॉर्ड किसी बैंक और किसी हुकूमत के पास नहीं होगा, बल्कि वो हज़ारों कंप्यूटरों के पास होगा जिनका जवाब एक ही होगा जो कि उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ अटैच हैं। अगर किसी एक कंप्यूटर में भी उस इक्वेशन को हल ना किया गया हो या उसका जवाब गलत आएगा तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी। और वो जो हज़ारों कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व होती हैं, वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जो बिटकॉइन को यूज़ करते हैं और उन्हें माइनर्स कहा जाता है और उनका ये अमल माइनिंग कहलाता है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के एवज़ उनको बिटकॉइन्स मिलते हैं और इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ काम कर रही हैं, लेकिन इनमें अगर कोई सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है तो वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे दीगर क्रिप्टो करेंसी से मुमताज़ और नुमायाँ करते हैं। इसकी एक वजह तो ये वो पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसने डिजिटल करेंसी का आगाज़ किया। इसको इब्तदाई तौर पर 9 जनवरी 2009 को रिलीज़ किया गया था, यानी कि महज 12 साल पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। जो चीज़ इसे दीगर क्रिप्टो करेंसी से नुमायाँ करती है वो इसकी माइनिंग की लिमिट है, यानी एट द सेम टाइम 21 मिलियन बिटकॉइन ही यूज़ में आ सकते हैं। और आज के दिन एक अंदाजे के मुताबिक 18 मिलियन बिटकॉइंस आम इस्तेमाल में हैं, यानी मज़ीद 3 मिलियन अगर जनरेट हो गए तो उसके बाद मज़ीद बिटकॉइंस पैदा नहीं किए जा सकेंगे। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 2017 में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक बिटकॉइन के वैलेट्स को एक अंदाजे के मुताबिक 2.9 से लेकर 5.8 मिलियन तक लोग यूज़ कर रहे हैं और ये दीगर तमाम क्रिप्टो करेंसी से मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है जो कि हालिया दिनों में 50,000 की हद को छूने को है। और एक बिटकॉइन मुकम्मल भी हो सकता है और इसके छोटे यूनिट्स भी हो सकते हैं और इसके सबसे छोटे यूनिट को सतोशी कहा जाता है। आम ज़ुबान में यूँ समझ लें जिस तरह एक पूरा रुपया है उसके अंदर 100 पैसे होते हैं, इसी तरह अगर एक पूरा बिटकॉइन है तो उसके 1000 में या लाख में हिस्से को या सबसे छोटे हिस्से को सतोशी कहा जाता है। क्या बिटकॉइन आज के दौर में सोने से ज़्यादा कीमती हो चुका है? तो उसके लिए बिटकॉइन और सोने को आपस में कंपेयर करना होगा और दोनों की खसूसियात का जायज़ा लेना होगा। सोना या गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि रिवायती तौर पर या आम तौर पर इन्फ्लेशन से, महंगाई से और कॉम्प्लेक्स किस्म की इकनॉमिक टर्म से आज़ाद होता है। चाहे कितनी ही मुश्किल इकनॉमिक सिचुएशन आ जाए, सोना अपनी कीमत, अपनी वर्थ हमेशा बरकरार रखता है क्योंकि उसकी असल वैल्यू उसकी फ़िज़िकल शेप में है। वो जब तक बरकरार रहेगी सोने की कीमत भी बरकरार रहेगी। लेकिन माहिरीन के मुताबिक सोना एक ऐसा एसेट है जिसकी मिकदार या सप्लाई स्टैटिक या रुकी हुई नहीं है, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया में इतना सोना है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक सोना हर साल 1.25% इजाफे के साथ बढ़ जाता है और साथ ही उसकी कीमत या वर्थ में भी इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इसे हर शख्स के लिए स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी मुश्किल हो सकता है और ख़ास तौर पर जब इसकी फ़िज़िकल फॉर्म में होना जो है वो हर शख्स के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सोने की कीमत बिटकॉइन से कम है या सोने की वर्थ बिटकॉइन से थोड़ी रह गई है? तो इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन अगर बिटकॉइन की फ़ीचर्स को
سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے ایک را آنسر آ سکتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بٹ کوائن کی سپلائی اسٹیٹک ہے، یعنی یہ فکسڈ ہے۔ جس طرح پہلے بات کی کہ 21 ملین بٹ کوائنز ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتے ہیں، جس میں 18 ملین اس وقت اندازاً استعمال میں ہیں۔ اسے استعمال کرنا، اسے ٹرانسفر کرنا اور اسے محفوظ کرنا انتہائی آسان ہے۔ انفیکٹ اتنا آسان ہے جتنا آپ کے لیے کسی دوسرے شخص کو ای میل کرنا یا ٹیکسٹ میسج کرنا، تا وقت یہ کہ آپ کے پاس وہ کوڈز ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے بٹ کوائن ویلٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حکومتوں کی پالیسیوں اور بینکوں کی پالیسیوں سے بھی آزاد اور انڈیپینڈنٹ کرنسی ہے، جسے عالمی سطح پر مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور شاید انہی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی سطح پر مختلف کمپنیاں بھی اسے استعمال کر رہی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال UK کی ایک کمپنی جس کا نام رفر ہے۔ اس نے اپنے رفر ملٹی اسٹریٹجیز فنڈ کی کل اثاثوں میں سے 2.5% اثاثوں کو بٹ کوائن پر منتقل کرنے کا اعلان کیا، جس سے اس تاثر میں مزید اضافہ ہوا کہ آج کے دور میں بٹ کوائن سونے سے زیادہ قیمتی ہو چکا ہے، اور اکتوبر سے لے کر اب تک تقریباً $3 بلین یا 2.2 بلین پاؤنڈ بٹ کوائن کی شیپ میں گرے اسکیل بٹ کوائن ٹرسٹ میں انویسٹ کیے جا چکے ہیں، یعنی لوگ بٹ کوائن میں انویسٹ کر رہے ہیں سونے سے زیادہ۔ اور بٹ کوائن کو ایک اور ہے جو اس وقت حاصل ہوا جب 2020 میں آن لائن پیمنٹ کمپنی پے پال نے ٹرانزیکشنز کے لیے بٹ کوائن کے آپشن کو بھی متعارف کروا دیا، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بٹ کوائن کی مقبولیت اب مین سٹریم بھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ سونے اور بٹ کوائن کا وہ موازنہ ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید بٹ کوائن آنے والے دنوں میں کسی حد تک ہی صحیح لیکن سونے کو ریپلیس کر دے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بٹ کوائن کے فائدے ہی فائدے ہیں اور کوئی نقصان نہیں، اس کے نقصانات شاید اس کے فائدوں سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ اگر اسے پراپرلی یوز نہ کیا جائے اور اس پر پراپر چیکس نہ لگائے جائیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، جس میں سب سے بڑا نقصان تو اس کے فراڈز کا اندیشہ ہے۔ بٹ کوائن چونکہ کمپیوٹرائز ہے اور آن لائن ہی کام کرتا ہے، اس لیے اس کے نام پر آن لائن بہت سارے اسکیمز ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ہیکنگ کے امکانات بھی کافی زیادہ ہیں، اور بٹ کوائن سیونگز اور ٹرسٹ کے نام پر بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بلیک مارکیٹ یا کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے آن لائن پیمنٹ کا ایک میتھڈ ہے، یعنی وہ لوگ جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین سورس ہے کہ وہ اس کی پیمنٹ کر سکیں اور کسی بھی حکومتی بینک اور حکومت کے چیکس میں نہ آ سکیں۔ اور اس کی قیمت کا غیر یقینی ہونا یہ بھی اس کی ایک ایسی خاصیت ہے جو اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایمٹی گوکس کولیپس میں بٹ کوائن کی قیمت 50% تک نیچے گر گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب FBI نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ بٹ کوائن کے خلاف کارروائی کرے گی تو تب بھی بٹ کوائن کی قیمت بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ نیچے گئی تھی، اور 2017 میں جب بٹ کوائن کی قیمت محض 1000 سے بھی نیچے تھی، وہ 2018 کے آخر میں آتے آتے 20,000 تک پہنچ چکی تھی، لیکن پھر 2018 کے آغاز میں ہی محض ابتدائی چند ہفتوں میں ہی اس کی قیمت صرف $3,000 رہ گئی تھی۔ تو یہ وہ پرائس وولٹائزیشن ہے جس کی وجہ سے بٹ کوائن کو ٹرسٹیبل نہیں کہا جا سکتا۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو کنکلوژن یہ ہے کہ بٹ کوائن ایک ریالٹی ہے، کرپٹو کرنسی ایک فیوچر ہے، لیکن شاید اسے بہت ساری امپروومنٹس کی ضرورت ہے اور بہت سارے وقت کی ضرورت ہے، اور ان کو مستحکم کرنے کے لیے بھی شاید کسی نئے سسٹم کی ضرورت پڑ جائے جس کو حکومتوں کی سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی کسی چیز کو حکومت کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو اسے عام طور پر غیر قانونی کہا جاتا ہے یا ایک ایسا کام کہا جاتا ہے جو کہ عوام الناس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کرپٹو
کرپٹو کرنسی کو خاص طور پر بٹ کوائن کو اپنی مقبولیت کو بڑھانا ہے یا برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے حکومتی سطح پر اس کی قبولیت بہت ضروری ہے اور اس میں بہت ساری بنیادی اور اسٹرکچرل چینجز کی بھی ضرورت ہے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔